डू वन मोर मुंबई एंड यू मे लूज बलोचिस्तान। नाजरीन, ये वो लफ्ज़ हैं जो कि इंडियन NSA अजीत डोवल ने इस्तेमाल किए थे जब वो NSA बने 2014 में, और इसके बारे में उन्होंने चर्चा की थी 2016 में शास्त्रा यूनिवर्सिटी में अपने जो छात्र हैं उधर के उनको ये भाषण देते हुए उन्होंने ये कहा था कि जब मैंने सीट संभाली NSA की तो इन लाइंस पे मैंने काम करना शुरू किया। वो क्या लेके आए थे? वो अपने साथ एक लेके आए थे डॉक्ट्रीन, जिसको कि उन्होंने नाम दिया था डिफेंसिव ऑफेंस का, और उसमें उन्होंने क्या करना चाहा था ये आप इस वीडियो में देखें। Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. तो नाजरीन, शास्त्रा यूनिवर्सिटी में ये उस वक्त की बात है जब अजीत डोवल जी जो हैं उन्होंने पहले अपनी लैब बनाई और छात्रों को उन्होंने ये अपनी पुरानी कहानियाँ सुनाई कि कैसे मैं पाकिस्तान में था और कैसे मैं वहाँ पे सर्व कर रहा था अपने मुल्क को, अपनी देश की खातिर। मैं दाता दरबार के बाहर भी खड़ा था और वहाँ पे मुझसे किसी ने ये कहा कि तुम तो भारत के लगते हो और तुम्हारे तो कान छिदे हुए हैं। और भाई यहाँ पे भी आपको कान छिदे हुए लोग मिल जाते हैं, नज़र आ जाते हैं। कई ने मन्नत मांगी होती है, क्या क्यों मुस्लिम होते हैं, मुसलमानों में ही आपको कई नज़र आ जाते हैं। लेकिन ये है कि उन्होंने डिंगे मारनी शुरू कर दी छत्रों के सामने और उनको ये बताने की कोशिश की कि मैं बहुत अहम हूँ और इसलिए मोदी जी मुझे लेके आए हैं। खैर, बात करते हैं उनकी डिफेंसिव ऑफेंस के ऊपर। उनकी डिफेंसिव ऑफेंस किसी हद तक उनके लिए बहुत कामयाब रही। क्या था कि वो पाकिस्तान को इंगेज करना चाहते थे ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर, क्योंकि पाकिस्तान ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जितना भी फोकस रहा है वो अपने ईस्टर्न नेबर्स यानी कि भारत की तरफ रहा है, क्योंकि ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पाकिस्तान का और इंडिया का। जो कॉन्फ्लिक्ट जिसके बारे में कि आप हमेशा से सुनते रहे होंगे, कश्मीर के ऊपर। सो कश्मीर का जो दरीना मसला है उसके ऊपर दोनों ममालिक को लेके ऑब्वियसली एक स्टैंड ऑफ जारी रहता है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान को वेस्टर्न बॉर्डर पे इंगेज करेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जो डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ हैं या ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ हैं जो वो स्प्लिट हो जाएं। जब वो स्प्लिट हो जाएंगी तो देन ऑब्वियसली हमें नज़र आएगा कि पाकिस्तान कमज़ोर होगा, और इंटरनली भी उन्होंने ये कहा कि हम कमज़ोर करेंगे पाकिस्तान को, जिसमें कि आपको BLA BLF एक्टिव नज़र आते हैं, TTPs नज़र आते हैं। फिर इसी बारे में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने बारहा डोसियर्स दिए, यूनाइटेड नेशंस में भी और जनीवा में भी देते रहे, और ये कहा जाता रहा पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान को भारत की तरफ से प्रॉब्लम्स हैं। भारत इस वक्त पाकिस्तान में जो भी टेररिज्म हो रहा है उसको भारत इन्वेस्ट करता है, खुसूसन TTP का और BLA BLF का हमारे पास सबूत मौजूद। फिर पाकिस्तान में आपको याद होगा कि 2016 में जब कुलभूषण जाधव पकड़ा गया था, बाय द वे ही वाज ऑब्वियसली कमांडर कुलभूषण जाधव नेवल कमांडर थे और वो रॉ के थे। और रॉ की ही अगर बात की जाए, क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो पकड़े गए थे तो उनके पास से जो पासपोर्ट बरामद हुआ था उस पासपोर्ट पे उनका एक सूडो नेम जो वो यूज़ करते रहे, मुबारक हुसैन पटेल, उसके ऊपर उन्होंने 17 विजिट्स भी किए हुए थे। अब वो बलूचिस्तान में से रंगे हाथों पकड़े गए थे, ये अलग बात है कि, और भारत की तरफ से ये मेंटेन किया जाता है कि गालिबन पाकिस्तान ने कुछ लोगों को उधर भेज के तो कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में लाके पाकिस्तान से पकड़ा था और भिला फुसला के उनको यहाँ पे बुलाया गया था। भाई वो नन्ना मुन्ना काका थोड़ी है, और ना ही वो कोई एक ऐसी दुशीज़ा है कि जिसको कोई वरगला के भगा के ले आएगा। ऑब्वियसली ही वॉज डूइंग हिज जॉब, और 2016 में वो रंगे हाथों पकड़ा गया था। उसके पकड़े जाने के बाद ऑफ कोर्स ये सारी की सारी जो चीज़ें कही जाती हैं कि जी वो हो सकता है कन्वर्ट हो गया हो, फिर उसकी बीवी भी इधर आती है, फिर उसकी माँ भी आती है, फिर आप लोग जो हैं उसके साथ फिर बात करने के लिए अपने
यहाँ से डिप्लोमेट्स भी कहते हैं कि उनको भी पुट करते हैं कि वो उनसे ही बात करवा दें, फिर आप कौंसलर एक्सेस मांगते हैं, फिर आप ये कहते हैं कि लॉयर्स भी दें, फिर सारा कुछ आप क्यों करते हैं? सिर्फ इसी वजह से करते हैं ना कि वो रॉ का एजेंट था। और अगर जो आप मेंटेन करते हैं कि 2001 में उसने सर्विस छोड़ दी थी, विच इज़ अ ब्लेटेंट लाई, obviously he was still serving the Indian Navy, तो इस वजह से वो इधर था। और रॉ की वजह से ही वो इधर डॉक्ट्रीन जो थी अजीत डोवल जी की, उसी को ही यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए मौजूद था। और अगर बात की जाए तो वो डॉक्ट्रीन जो थी वो डिफेंसिव ऑफेंस की थी कि अपने दुश्मन को इतना बिजी कर दो, इतना टेरर फैला दो उसके मुल्क में कि वो आपके खिलाफ कुछ करने के काबिल ही ना रहे। इसीलिए आपको ये नज़र आता है कि कराची में से भी इसके लिंक्स पकड़े जाते हैं, फिर बलोचिस्तान में से भी लिंक्स पकड़े जाते हैं, फिर इसकी एक्सेस इवन टीटीपी तक थी। और ये सारा कुछ जो क्रैक किया वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने किया और एक बेहतरीन तरीके से उसको रंगे हाथों पकड़ा गया। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अजीत डोवल जी जो हैं वो ज्वाइन करते हैं एज एन NSA मोदी जी को 2014 में, अपनी डॉक्ट्रीन देते हैं कि भाई साहब ये मेरे पास सारी मोडस ऑपरेंडी है, इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, CPEC को नुकसान करना पड़ेगा। और फिर साथ में ये है कि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती आपस में ना बनी रहे, इसलिए हमें चाइनीज़ इंजीनियर्स भी मारने पड़ेंगे, फिर हमें वहाँ पे जो टीचर्स ये भेजते हैं उनको भी ये मारना पड़ेगा। इसीलिए आपको ये सारे के सारे काम होते हुए पाकिस्तान में नज़र आते हैं। और फिर इसी तनाजुर में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए एक ही तरीका इन्होंने ये बताया था, और वो डिफेंसिव ऑफेंस जो है वो 2016 में ही बस्ट हो जाता है, 2 साल के अरसे में ही। और जब कुलभूषण जाधव पकड़ा जाता है तो वो बस्ट हो जाता है। लेकिन क्या है कि ऑन गोइंग एक कुलभूषण जाधव थोड़ी था, बहुत से इनके मौजूद थे यहाँ पे लोग। लेकिन जब अफ़गानिस्तान से बैरूनी कुव्वतों का इनखला स्टार्ट हुआ तो उस वक्त हमें ये नज़र आया कि भारत ने जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स अफ़गानिस्तान में लगाए हुए थे वो सारे के सारे भी बस्ट हो चुके हैं। और उसके बाद ये है कि भारत अपनी जो पेनिट्रेशन ईरान में चाहता है, ईरान में ऑफकोर्स चाबहार जो पोर्ट है उसके ऊपर उसने खूब इन्वेस्टमेंट की, और अभी वो ये चाहता है कि चाबहार को इक्वेट किया जाए पाकिस्तान के गवादर पोर्ट के साथ, और यहाँ पे एक आंखें रखी जाएं। लेकिन अब आने वाले दिनों में ये देखना पड़ेगा कि ईरान जो कि अब चाइना के साथ जाके बैठ गया, वो इसको किस तनाजुर मिलेगा। वैसे मोस्ट वेलकम इफ़ यू वांट टू कम देयर एंड डू ट्राई कीप अस एंगेज्ड ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसी सारे तनाजुर में अगर बात की जाए चाइना की, तो चाइना ऑब्वियसली चुप तो नहीं बैठेगा, और पाकिस्तान तो कभी चुप नहीं बैठा भारत के बारे में। तो अब आने वाले दिनों में मुझे क्या होता हुआ नज़र आता है, जिसके ऊपर कि मैं बारहा बात भी करता रहा। और बाय द वे 2020 में एक नहायत ही अहम उस वक्त पावरफुल शख्सियत पाकिस्तान में थी, नॉट फ्रॉम दी पॉलिटिकल साइड, नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, बट ऑफ कोर्स स्टेट साइड। उनसे मैंने ये क्वेश्चन किया था कि इफ़ हमें भारत इंगेज कर सकता है वेस्टर्न फ्रंट पे, तो हम भारत को उसके ईस्टर्न फ्रंट पे क्यों इंगेज नहीं कर सकते, खुसूसन नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंट पे। 7 सिस्टर्स वाली जो आपको 7 सिस्टर्स नज़र आती हैं और फिर उनका एक भाई सिक्किम नज़र आता है। 7 सिस्टर्स के बारे में आपको पता है कि वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, ये सब की सब 7 सिस्टर्स कंसिडर की जाती हैं। और इन सब की सब में इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि वहाँ पे ऑलरेडी से कुछ तहरीकें चल रही हैं जिनको के मज़ीद फ्यूल किया जा सकता है। और इनका एक भाई भी मौजूद है जो कि सिक्किम जिसको कहते हैं, जो कि भूटान, नेपाल और एक तरफ से चाइना उसको लगता है। ये जो 7 सिस्टर्स हैं, ऑफ कोर्स इनके साथ साथ चाइना, भूटान, फिर बांग्लादेश और इस तरफ म्यांमार आपको नज़र आता है। अब एक ऐसी जगह इन सबको मौजूद होना जहाँ पे कि चाइना की भी प्रेजेंस मौजूद है, पाकिस्तान की नहीं है उधर प्रेजेंस,
और अब जबकि भारत की चाइना के साथ नहीं बनती, तो अब आने वाले दिनों में क्या नजर आ सकता है कि कुछ ना कुछ वहां पे जरूर होगा, पाकिस्तान की जानिब से हो या फिर चाइना की जानिब से हो। ये ऑब्वियसली एक ही कंसिडर किया जाएगा। मैं ये क्यों कहता हूं, इसलिए कहता हूं कि चाइना ने बारहा इस चीज को रीट्रेट किया है कि एनी थ्रेट पोज्ड टू पाकिस्तान वुड बी कंसिडर्ड एज थ्रेट्स टू अस। और अगर सीपैक को कुछ थ्रेट्स पाकिस्तान में हैं तो वो ऑफ कोर्स भारत, जो कि चिल्ला चिल्ला के कहता है, एनएसए के अजीत डोवल जो है वो फोंडी बन बन के कहते हैं और वो कहते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, जैसे उनकी आदत है। मैंने उनकी वैसे वीडियोस देखी हैं। ही सीम्स क्वाइट अ फनी मैन। आई मीन, जिसको के बड़ा चढ़ा के ना, उनको ऐसे बाबे होते हैं ना जो कि कहते हैं पुत्र मैंने ऐ कर देता, वो पुत्र मैं ऐ कर देता, लेकिन क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि उनको पता होता है कि उस बाबे के साथ वाले जितने भी थे वो फोत हो गए हैं, तो वो कोई अगर कुछ सच बताने वाला नहीं रहा तो जितनी मर्जी लंबी लंबी छोड़ी आओ, तो वो लंबी लंबी छोड़ने के माहिर हैं। और वो जिस तरीके से लंबी लंबी छोड़ते रहे हैं, अब ऑब्वियसली चाइनीज़ भी उन लाइंस पे सोच रहे हैं और वो भी डिफेंसिव ऑफेंस करेंगे। डिफेंसिव ऑफेंस ऐसे ही होगा कि भारत को इंटरनली आप इतना बिजी कर दें कि इसकी जितनी भी फॉल्ट लाइंस हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता आप प्रोब करें। तो मेरे ख्याल में अब लास्ट वीक जो मुलाकात हुई और जो संबंध बढ़ते जा रहे हैं चाइना में और म्यांमार में, क्योंकि म्यांमार में इस वक्त मिलिट्री जनता की हुकूमत है, तो उसको बड़े प्रॉब्लम्स हैं और उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वो किसी भी लेंथ पे चाइना के साथ सपोर्ट लेने के लिए, चाइना की सपोर्ट लेने के लिए कुछ भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें ये ओपनली नज़र आए कि ये जितनी भी 7 सिस्टर्स हैं या इनका भाई छोटा या बड़ा जो मर्जी कह लें, सिक्किम, इन सब में हमें कुछ ना कुछ होता हुआ नजर आने को है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मेरे ख्याल में चाइना चुप नहीं बैठेगा और चाइना और पाकिस्तान वैसे जो भी करे, मार पड़नी चाहिए भारत को। कोई सज्जे हाथ नल मारे या कोई खब्बे नल मारे, मारते मार होंदी है। लिहाजा अगर इंडिया को मार पड़ेगी तो वो फिर उसके अपने करतूतों की वजह से पड़ेगी, उसकी अपनी इसी तरह की डिफेंसिव ऑफेंस जो इनकी डॉक्ट्रीन्स हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशंस पे पड़ेंगी। आप जब दरअंदाजियां करेंगे कहीं तो तब आपके यहाँ भी कुछ ना कुछ तो होगा। तो इन 7 सिस्टर्स को ज़रा संभाल के रखिए। मैं आज से ही आपको कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने जा रहा है उधर। और पिछले दिनों में मैंने कुछ वीडियोज़ में इस चीज़ का जिक्र भी किया था। अब लास्ट वीक जो मुलाकात हुई है, ऑब्वियसली उसमें चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं। मेरी नज़र में अब चाइनीज़ जो हैं, चाइनीज़ इंटेलिजेंस जो है वो वहाँ पे अपना काम शुरू कर दिया होगा उन्होंने। कोई भी करे, चाइनीज़ करें, पाकिस्तानी करें, जो भी कर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने प्रोफाइलिंग शुरू कर दी होगी लोगों की। उन्होंने लोगों की क्लोजली लोगों को वॉच करना शुरू कर दिया होगा कि कौन से लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं हैं। अब अगर कोई लीडर है तो उसको कैसे इंस्टिगेट किया जाए, उसके कौन कौन से रिश्तेदार हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, किसको मरवाया जाए तो वो ज़्यादा इंस्टिगेट होगा, या फिर उसकी जो इंसर्जेंसी जो टीम है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट उसके नीचे लोग मौजूद हैं, जिसमें से 1-2 को खड़का दिया जाए तो वो ये तासुर लेगा कि हाँ जी अब हमें कुछ करना पड़ेगा एंड वी नीड हेल्प फ्रॉम समबडी। तो उसको मजबूर करके फिर ऑब्वियसली उसको हेल्प आउट किया जाएगा। हेल्प आउट करने के लिए खुले बॉर्डर पड़े और वहाँ पे इतनी भी बड़ी फौज नहीं है भारत की कि हर जगह मौजूद होगी और वो मेक श्योर करेगी कि कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो। अभी वैसे भी अगर देखा जाए तो बहुत सी इन्फिल्ट्रेशन जो हैं वो होती हैं वहाँ पे और कोई रोक नहीं सकता। तो इन सारी 7 सिस्टर्स में ये कुछ होने जा रहा है। ये भारत की जो आप इकोनॉमिक एक्सपेंशंस देख रहे हैं, इकोनॉमी एकदम से बूस्ट होती हुई नज़र आ रही है। मत भूलिए कि पाकिस्तान भी बड़ा स्मूथ राइड पे चल रहा था, पाकिस्तान भी बड़ी एक ना सेलिंग पोजीशन पे था।
जब मुल्क के इंटरनल हालात बुरे होते हैं तो आप एफडीआईज लूज करते हैं, क्योंकि ये जो इन्वेस्टर बाहर बैठा होता है वो अपना पैसा कभी भी उस जगह नहीं लगाता जहाँ पे कि उसको सिक्योरिटी थ्रेट्स हों, जहाँ पे कि उसको ये लगे कि मेरा पैसा डूब भी सकता है। तो आने वाले दिनों में जो कुछ 20 साल पाकिस्तान में होता रहा, जिस वजह से एफडीआईज पाकिस्तान ने लूज़ किए और स्लोली एंड ग्रेजुअली पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो नोज डाइव की तरफ चलती रही, अब इंडिया की बारी है। इंडिया की बारी है और आने वाले दिनों में सेवन सिस्टर्स में और इनके छोटे भाई में सिक्किम में आपको बहुत सी चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी, जहाँ से भी हो रही होंगी। आई एम नॉट सेइंग कि कौन कर रहा होगा, चाइना कर रहा होगा, पाकिस्तान कर रहा होगा, बांग्लादेश कर रहा होगा, म्यांमार कर रहा होगा। आई एम नॉट टेकिंग एनीबॉडीज नेम, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि बहुत जल्द ये वहाँ पे होने वाला है और इस बारे में भारत को चुनौती देना अपना फ़र्ज समझता था। उसकी वजह ये है कि ये भी हमें चुनौतियाँ दे दे के यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर हमले करवाते रहे हैं और उसी वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान ने 70,000 जानें दी हैं, $200 बिलियन ऑफ इकोनॉमी वी लॉस्ट। तो जितने भी भाई बिलियन डॉलर्स बनाए हुए ना, हमारी एक फॉल्ट लाइन को लेके, बलूचिस्तान को लेके और दूसरी फॉल्ट लाइन ऑब्वियसली केपीके में फिर टीटीपी घुसा के, तो जो आप यहाँ पे आतंक फैलाते रहे हैं 2 फॉल्ट लाइन्स इस्तेमाल करके, अब पाकिस्तान भी या चाइना भी या कोई और मुल्क भी ये करना शुरू कर देगा और आपके यहाँ तो जो फॉल्ट लाइन्स है उसकी तो मंडी लगी हुई है। 32 वहाँ पे फॉल्ट लाइन्स हैं आपकी, जिसमें कि इंसर्जेंसी हर तरफ फैली हुई है। अब आज जो मैंने बात की वो सिर्फ और सिर्फ सेवन सिस्टर्स की और उनके छोटे भाई सिक्किम की। अब आने वाले दिनों में एक एक करके सबके बारे में बात होगी, फिर जहाँ जहाँ से भी कुछ ना कुछ हमें आवाज़ आ रही होगी उसके ऊपर भी चर्चा होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आते आते हम लोग फिर खालिस्तान की तरफ आएंगे और फिर हम लोग ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। स्टे ट्यून टू दिस चैनल। क्यों? क्योंकि आज मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया है कि क्या चीज़ें होने जा रही हैं और इसके बारे में मज़ीद जो बात है वो आने वाले दिनों में एक एक करके, मतलब ये जितनी सेवन सिस्टर्स हैं इनकी एक एक करके फॉल्ट लाइन को डिस्कस किया जाएगा। वहाँ पे आबादी क्या है, वहाँ पे लोगों के मसाइल क्या हैं, वहाँ पे जॉबलेसनेस कितनी है वहाँ पे, क्योंकि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये मैटर करती हैं किसी भी फॉल्ट लाइन में। और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ होती हैं वहाँ पे, जो फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ होती हैं वो इन लाइंस पे काम कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये हम खोल खोल के एक एक की बताएंगे, उनकी लीडरशिप कौन कौन सी है, फिर वो आगे क्या अज़ाइम रखते हैं। तो लिहाजा सब्सक्राइब द चैनल और स्टे ट्यून्ड, और ये वीडियोस 1 बाय 1 इसी चैनल पे लगेंगी आने वाले दिनों में, आप ज़रूर देखिएगा। और सिर्फ ये जान लीजिए कि आज भारत जहाँ पे खड़ा है बड़ा खुश होगा, और खुश होना भी चाहिए, हमारा नेबर है। लेकिन ये है कि जो कुछ भारत ने पिछले 10-12 साल किया, नाउ इज़ द टाइम दैट भारत को वो पे ऑफ करना पड़ेगा। और डिफेंसिव ऑफेंस जो है वो तो उड़ा दी गई थी, लेकिन अब आने वाले दिनों में ऑफेंस ही ऑफेंस होगा और ओपन ऑफेंस होगा। फिर उसके तनाजुर में अगर भारत लड़ सकता है अमेरिका की मदद से 2 फ्रंट वॉर, तो आके लड़ ले, क्योंकि फिर ना सेवन सिस्टर्स रहेंगी, ना खालिस्तान रहेगा, ना सिक्किम तुम्हारा रहा, ना फिर कश्मीर रहा, ना फिर आगे कोई नज़र आएगा। हर एक तरफ आपको भारत की फिर बल्कनाइजेशन होती हुई नज़र आएगी। एक बात हमेशा याद रखिए कि ये जो 75 साल हमें भारत नज़र आया है, ये तारीख में, पूरी तारीख में पहली दफ़ा नज़र आया है कि ये इकट्ठा रहा है। अदरवाइज़ तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती कि कोई 10 साल भी ये सारे का सारा इकट्ठा रहा हो। जो लोग शुरू से ही एक दूसरे से अलग रहे उनको ख़त्म करना आसान होता है। पाकिस्तान के बारे में अगर वो कहते हैं कि हम लोग डिफरेंट नस्लें हैं इधर और साथ में ये है कि सिंधी है, को बलोची है, को हमें दरियाए सिंध इकट्ठा करता है। पूरी दुनिया में एक मुल्क है जिसमें से इंडस गुजरता है। शुरू हिंदू कुश से होता है और नीचे
ऑब्वियसली इंडियन ओशन में जाता है और पूरे पाकिस्तान से होके गुजरता है। जो मर्जी कर लो, एक इंडस का पानी पीने वाले यहाँ पे मौजूद हैं और ये कभी भी एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। लिहाजा स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।